नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी 10 और आज का जो टॉपिक है वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का 2013 का हम जो है थर्ड पार्ट कर रहे हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। आज हम 51 से 75 तक सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो नो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज फाउंड इन कर्नाटका, तो यही आंसर है। तो इसमें और ज़्यादा चीज़ें देखने को जरूरत नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इज फाउंड इन हिली एरियाज, तो सही बात है। नॉर्थ ईस्ट सारा ज़्यादातर शेड्यूल ट्राइब में ही है। और मेन ऑक्यूपेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज, वो भी सही बात है। नो कास्ट इज नोटिफाइड इन एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन दिल्ली, तो दिल्ली में एसटी किसी को नहीं मिला हुआ है, दिल्ली में भी और हरियाणा और पंजाब में भी। फिर नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, तो वो उसका आंसर क्या है, ब्राज़ील है। तो कॉफ़ी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा उसके लिए जो है कंडीशंस चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, मतलब 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ड्राई वेदर होना चाहिए, नेसेसरी है एट द टाइम ऑफ रीपनिंग, जब वो मतलब पक रही हो तो उस टाइम पे उस क्या है, ड्राई वेदर होना चाहिए। रेनफॉल 155 to 250 mm होनी चाहिए। और जो लोकेशन है वो इंडिया में वो रेन फॉरेस्ट और वेस्टर्न घाट और कर्नाटक की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। फिर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, मतलब सदर्न जो ज़्यादा सारे स्टेट है वहाँ ये उगती है। फिर इंडियाज़ पोजीशन, इंडिया सिक्स्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हाईएस्ट सिक्स्थ हाईएस्ट प्रोड्यूसर है जो कॉफ़ी का। और 65 to 70% ऑफ इंडिया की कॉफ़ी जो है एक्सपोर्ट हो जाती है। तो मतलब इंडिया के लोग कॉफ़ी कम यूटिलाइज करते हैं, जो एक्सपोर्ट कर प्रोड्यूस करते हैं उसमें से 70% क्या है, एक्सपोर्ट हो जाती है। ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो हम यहाँ देख लेते हैं जो हमारा कॉफ़ी कहाँ कहाँ उगाई जाती है साउथ सदर्न इंडिया में। तो ये बाबा बुदान गिरीज और चिकमंगलूर और मंजराबाद, कूर्ग, वायनाड, ये केरल में है। बिलगिरीज और शिवरॉयज़, नीलगिरी, अन्नामलाई, फुलनेज, तो ये सारे जो है इसकी जो कॉफ़ी के मेजर जो है स्पॉट है इंडिया में। फिर ये अराकू वैली है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पे, तो उड़ीसा में भी थोड़ी बहुत जो है ये कॉफ़ी उगाई जाती है। और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी उगाई जाती है, बहुत ही माइनर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में। ठीक है, फिर इंडिया का हो गया ये। हम थोड़ा वर्ल्ड मैप देख लेते हैं और पहले इसके वेराइटीज़ देख लेते हैं। रोबस्टा, एक्सेला, लिब्रेका, अरेबिका, तो ये इसके 4 टाइप है कॉफ़ी के। और फिर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ये जो है, जो सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, यहाँ सबसे ज़्यादा ये उगाई जाती है। एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, कोस्टा रिका, पनामा। फिर हमारा सदर्न अमेरिका में आ जाते हैं। सदर्न अमेरिका में कहाँ कहाँ उगती है ये, तो ब्राज़ील तो जैसे आपको बताया ही है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। कोलंबिया हो गया, पेरू हो गया, और अफ्रीका में युगांडा, केनिया, इथियोपिया, और ये अरेबियन पेनिनसुला में यमन, तो यहाँ भी ये उगाई जाती है। और रवांडा है अफ्रीका में, यहाँ भी कॉफ़ी होती है। फिर इंडिया में भी कॉफ़ी होती है, चाइना में भी होती है। और और कहाँ होती है, सुमात्रा और जावा जो इंडोनेशिया के आइलैंड है वहाँ भी कॉफ़ी होती है। पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी ये भी आइलैंड नेशन है, तो यहाँ भी क्या है, कॉफ़ी होती है। और ऑस्ट्रेलिया के जो नदर्न पोर्शन पे है वहाँ भी कॉफ़ी होती है। तो ये आपके बार जो है कॉफ़ी का एक क्या है, ओवरव्यू दे दिया है कि कॉफ़ी कहाँ कहाँ होती है, क्या कौन से उसके टाइप। और इंडिया में कौन से जो इसकी वैरायटी है वो ग्रो की जाती है, वो है अरेबिका और रोबस्टा। तो ये इंडिया में ग्रो की जाती है। 4 वैरायटी है, 4 में से 2 इंडिया में भी होती है, रोबस्टा और अरेबिका। एक्सेला और लिब्रेका इंडिया में ये वैरायटीज़ नहीं होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेड ब्लॉक, तो इसमें से ट्रेड ब्लॉक कौन सा नहीं है। तो ये SAPTA, ये सार्क से रिलेटेड है। सार्क जो है ट्रेड एग्रीमेंट है, ये 1996 में आई थिंक स्टार्ट हुआ था। और ये श्रीलंका ने इनिशिएट किया था, श्रीलंका में कोलंबो में जब सार्क का जो है एसोसिएशन या जो एनुअल मीटिंग हुआ करती थी तब। फिर इसमें जो EFTA है, EFT क्या, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। फ्री ट्रेड एरिया कंसिस्टिंग ऑफ, उसमें सिर्फ 4 यूरोपियन नेशंस है, आइसलैंड, लिंचेस्टीन और नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। जो ओपेक है, ये ओपेक हमारा क्या है, तो ये आपको अगर आइडिया होगा ओपेक के बारे में थोड़ा बहुत, तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग जो है कंट्रीज़ है, और ये इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 12 ऑयल एक्सपोर्टिंग जो एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग नेशंस है वो कोऑर्डिनेट करते हैं एंड यूनिफाइज पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर्स एंड कंट्रीज। और कुछ इसके जो यहाँ मिडल ईस्ट में है, वेनेजुएला भी इसका पार्ट है साउथ अमेरिका से, तो अफ्रीका में भी 1-2 नेशन है, तो और यूरोप में भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मिडल ईस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर ये जो इसका आंसर है कि नहीं है जो ट्रेड ब्लॉक, ये पता नहीं क्या है इसका, कोई एग्जैक्ट मुझे
सॉल्यूशन नहीं मिला है, UPEC। फिर विच इज़ द टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो इसमें टेहरी डैम है, तो ये यहाँ 260 मीटर है, और भी भाखड़ा नंगल 220 मीटर है। तो ये हो गया। सरदार सरोवर कहाँ, नर्मदा पे है, और हीराकुंड महानदी पे है। ये है इनके थोड़ा सा डिटेल। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसे आजकल ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं देखे गए हैं, बट यहाँ पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, जमशेदपुर। तो ये पिट्सबर्ग किसके लिए फेमस है, स्टील के लिए। तो इंडिया में भी स्टील कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, जमशेदपुर। ये ना जो टाउन है, ये जमशेद जी टाटा के नाम से ये टाउन रखा गया है। फिर बोस्टन ऑफ अहमदाबाद, फिर ये कमर्शियल और इकोनॉमिक जो एक्टिविटी के लिए बोस्टन फेमस है, तो अहमदाबाद भी इंडिया में इन चीज़ों के लिए फेमस है। फिर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है, वो ये जो आईटी कंपनीज है उसके लिए फेमस है। इंडिया में वो बेंगलुरु है, कर्नाटक में, हैदराबाद नहीं है। फिर डेक्कन क्वीन ऑफ इंडिया इस पुणे, तो इसको पुणे है, जो कि दक्खन की रानी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा पुणे, तो इसमें आंसर जो है सी है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। सेम क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया है, और ये पूछा गया था 2020-21 में, लेकिन ये जो एचपीएस में ये 2013 में पूछ लिया था ऑलरेडी। तो ये इसका आंसर है ये सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें जो सेक्युलर वर्ड है और सोशलिस्ट वर्ड है और इंटेग्रिटी जो है वो 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे ऐड किया हुआ है। तो ये वो पार्ट जो है ऑलरेडी, ये जो 3 वर्ड है प्रीएम्बल में, वो ऑलरेडी नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट कंटेस्टेड द इलेक्शन ऑफ टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो वाइस प्रेसिडेंट से रिजाइन नहीं किया था प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो इसमें हमारे 1, 2, 1, 3, 4 जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन और डॉक्टर SD शर्मा, ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट बने थे, मतलब पहले वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे नहीं थे। बीबी गिरी ने वाइस प्रेसिडेंसी से रिजाइन दे के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुए थे। फिर नेक्स्ट है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। तो वो बाय बर्थ भी है। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें बाय बर्थ कि आप अगर इंडिया में पैदा हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा था कि 1987 तक, 1947 से अगर आप इंडिया में पैदा हुए, फिर आप किसी भी नेशनल के बच्चे हो या कोई और नेशनल के लोग यहाँ आके अगर उनका भी बच्चा हुआ है, तो उसको भी एक राइट है कि वो सिटीजनशिप यहाँ की ले सकता है। लेकिन उसके बाद वो रूल चेंज किए कि भाई एक पेरेंट जो है 1987 से 2003 के बीच में ऐसा कि एक पेरेंट क्या है, हम इंडियन होना चाहिए, और एक दूसरा जो पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो फिर उस 2003 के बाद जो है अब वो ऐसा कर दिया है कि दोनों ही पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए या फिर इंडियन ओरिजिन वाले होने चाहिए। फिर बाय डिसेंट हो गया। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी की वजह से हमारा जो पुडुचेरी है वो आज़ादी के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है, या फिर अपना गोवा है, तो वहाँ के जितने भी लोग थे, जो जब गोवा इंडिया के पार्ट बन गया तो वहाँ के लोग भी इंडियन हो गए। फिर नेचुरलाइजेशन है कि आप इंडिया में इतने साल रह रहे हैं, उसकी वो कंडीशन है कि आप इंडिया में रह रहे हैं 14 साल में से 12 साल आप कॉन्स्टेंटली इंडिया में रह रहे हैं। और अब जब एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए भेजी आपने सिटीजनशिप, तो उससे 1 साल पहले से आप कॉन्स्टेंटली बिना किसी ब्रेक के आप इंडिया में रह रहे हैं। तो उस बेसिस पे फिर आपको जो है नेचुरल आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और ये किसके अंडर है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 सिटीजनशिप के लिए, इसमें सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 5 टू 11, और ये पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल जो 352 के अंडर क्या है, जब नेशनल इमरजेंसी होती है, इसमें द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन्ड बाय द वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिविलियन। जो ये वर्ड आर्म्ड रिविलियन है, तो ये जो है 44th अमेंडमेंट में इसको क्या है जोड़ा गया है, क्योंकि इमरजेंसी जो है 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। तो उसमें एक वर्ड था कि भाई इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेस है उसको भी नेशनल इमरजेंसी का पार्ट जो है घोषित कर दिया था कि भाई अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उससे भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन वो 44th अमेंडमेंट में 1978 में क्या है, मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने वो वर्ड हटा के आर्म्ड रिविलियन कर दिया कि अगर
जो इंटरनली अगर आर्म्ड रिबेलियन है कि भाई आर्मी ने कू कर दिया है तो इमरजेंसी लग सकती है, अदरवाइज नहीं लगेगी अगर नॉर्मल सिविलियन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर आर्टिकल 356 में क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाता है स्टेट में, कैन बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो ये हो गया कि भाई वहाँ मेजोरिटी खत्म हो गई है और जो सरकार के पास है वो मेजोरिटी नहीं है, तो गवर्नर को अगर लगे कि भाई मेजोरिटी नहीं है, फ्लोर टेस्ट हो और वो मेजोरिटी नहीं है, तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग सकता है स्टेट में। और प्रेसिडेंट रूल लगने का एक और भी जो है वो है आर्टिकल 365 एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू टेक सर्टेन एक्शन एज नेसेसरी टू एड्रेस द सिचुएशन क्रिएटेड बाय स्टेट्स फेलियर टू कंप्लाई विद द यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। तब भी लग सकता है अगर वो स्टेट गवर्नर को लगे कि वो जो स्टेट है वो जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर है या यूनियन सेंटर के जो ऑर्डर है उनको फेल कर रहा है, वो कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो उसमें उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल जो है रिकमेंड कर सकता है गवर्नर। फिर आर्टिकल 360 है, ये तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो ये एक अलग सिचुएशन है। फिर disagreement between the two houses of the parliament was on the following bills can be resolved or by the houses in a joint sitting। तो इसमें जॉइंट सीटिंग ऑर्डिनरी बिल में हो सकती है या प्राइवेट मेंबर बिल में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी दोनों हाउसेज को सेपरेटली ही पास करना पड़ता है और 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। मनी बिल में राज्यसभा के कोई से नहीं है, उनको सिर्फ 14 दिन दिए जाते हैं डिस्कशन के लिए और कुछ रिकमेंड करना है उसको, उनको वोटिंग राइट इस पर नहीं है। तो यहाँ से ज़्यादा पावर जो किसके पास है वो लोकसभा के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है हमारा 1 और 4। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा। तो राज्यसभा में सिर्फ दिल्ली के पास है और चंडीगढ़ के पास नहीं है, दादर नगर हवेली के पास नहीं है, लक्षद्वीप के पास नहीं है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। वैसे राज्यसभा की जो सीट अलोकेट होती है वो कौन से शेड्यूल के अंडर है? शेड्यूल 4 के अंडर जो है राज्यसभा की कंडीशन दी हुई है कि राज्यसभा की जो इलेक्शन है वो किस बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी द लैंग्वेजेस ऑफ फॉर कंडक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट। तो हिंदी और इंग्लिश को आर्टिकल 343 को आप देख सकते हैं कि उसमें ये जो प्रोविज़न बनाया गया है, इंग्लिश आई थिंक 15 ईयर्स के लिए थी और हिंदी जो है उसको प्रमोट करने की बात की गई है आर्टिकल 343 में। और जो आर्टिकल 344 है उसमें ये लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो हर 5 साल में जो है एक लैंग्वेज कमीशन बनाए जो कि लैंग्वेज की उस पे जो है देखे कि क्या कंडीशन है लैंग्वेज की, उस पर क्या काम हुआ है और क्या काम करने की ज़रूरत है। तो वो आर्टिकल 344 में ये बात लिखी गई है। फिर है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ वॉज द फर्स्ट टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायत। तो इसमें अशोक मेहता कमेटी थी, बलवंत राय कमेटी 1957 में बनी है। फिर जो अशोक मेहता कमेटी वो 1977 में बनी है। फिर GVK राव कमेटी 1985 में बनी है और LM सिंघवी 1988 में बनी है। और इसमें और भी जो कमेटी है वो है हनुमंत राव कमेटी। हनुमंत राव कमेटी बनी थी 1984 में। फिर GVK राव, LM सिंघवी, फिर एक थंजौन कमेटी बनी थी वो भी 1988 में ही बनी थी। उसके बाद गडगिल कमेटी भी बनी थी। तो ये एक इसने स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की थी जो गडगिल है, और जो थंजियोन है उसने स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की थी कि पंचायत के लिए अलग से एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 63rd क्वेश्चन। 64th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बीन सेटअप इन कन्फर्मिटी विद द ट्रेडिशन ऑफ कस्टम्स ऑफ द लोकल पीपल। जब ये और कस्टम और ये ट्रेडिशन इन सब की बात है, मतलब ट्राइबल जहाँ लोग रहते हैं, तो यहाँ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। गोवा वैसे भी नहीं है, गोवा नहीं है तो इसमें ऑप्शन में वैसे दिया ही नहीं है गोवा, इन्होंने आदि कर दी है। वह तो आसाम में भी नहीं है। आसाम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो 3, वो आर्टिकल 6 जो हमारा शेड्यूल 6 है उसका पार्ट है। तो उसके पार्ट में आसाम है और मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है, तो वो MMTA बनता है जो शेड्यूल 6 के अंडर है। बाकी गोवा में जो शेड्यूल ट्राइब नहीं है और नागालैंड और आंध्र प्रदेश में ये जो पंचायत है वो ट्रेडिशन और कस्टम के बेसिस पे बनी है। फिर हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज व्यूज पब्लिक पॉलिसी एज द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ विद सम मॉडिफिकेशन। तो ये इंक्रीमेंटल मॉडल है, इसको ज़्यादा देखने का है नहीं ऐसा यहाँ। फिर UN ह्यूमन राइट काउंसिल जो है 2006 में बना है। और इंडियन जो है इंडियन ह्यूमन राइट कमीशन जो है ह्यूमन राइट कमीशन है इंडिया का, वो 1992 में बना है एज अ स्टेटरी बॉडी।
फिर एन एन वोरा कमेटी किससे रिलेटेड है, तो नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स है, तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा ऐसा देखने का नहीं है। फिर नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस, नाबार्ड कब आया 1982 में, तो आई थिंक 6 जून है एग्जैक्ट डेट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1982। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। सबसे पहले तो ये कि है क्या ये कॉस्ट ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो कमीशन है ये एमएसपी डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए, कौन से किस क्रॉप के लिए कितना एमएसपी इस साल के लिए होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर के लिए होना चाहिए, और ये रिकमेंड करता है जो सेंटर की कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स की है, सीसीए जो ईए है, उसको ये रिकमेंड करता है और फिर वो अप्रूव करता है, और ये डिसअप्रूव भी कर सकता है सीसीए जो भी रिकमेंड करेगा सीएसीपी। तो ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, इसके पास कोई ऐसी फोर्स नहीं कि वो जो बोलेगा तो वो माना जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे इसका जो चेयरमैन था वो अशोक गुलाटी था। अगर आप एक्सप्रेस पढ़ते हो अभी भी इनके जो है अशोक गुलाटी के क्या है आर्टिकल आ जाते हैं, और मैक्सिमम वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होते हैं। अभी इसका जो चेयरमैन है वो विजय पॉल शर्मा है। और सीएसीपी के बारे में देख लेते हैं कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1965। तो 65 में इसको एज एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एंड गिवन द प्रेजेंट नेम, वो जो अभी इसका नाम है सीएसीपी, वो 1985 में दिया गया है। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन, तो 1997 में आया था। तो इसमें क्या हुआ था, द करंट तो 19 पीडीएस की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो 1960s में शुरू हुआ था। फिर हमारे पास 1985 में 1992 में सॉरी क्या है हमारे पास रिवैम्प्ड पीडीएस, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो आर पीडीएस हो गया था ये 1992 में। उसमें ये चीज़ें ऐड कर दी थी कि वो जो ड्रॉट डेवलपमेंट एरिया है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ट्राइबल डेवलपमेंट एरिया है, वो सब जो है उनको इसमें ऐड कर दिया था, उनको ये राशन जो है प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, तो अब ये हो गया 1997 में क्या आ गया, 1997 में आ गई हमारी कौन सा टीपीडीएस टारगेटेड। इसमें क्या है, टारगेटेड पॉपुलेशन को जो पुअर लोग थे, बीपीएल के लोग थे, उनको ये क्या दिया जाने लग गया, पीडीएस दिया जाने लग गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो भी राशन दिया जाता है, मंथली जो राशन दिया जाता है। फिर 2003 में 2003-4 में क्या आ गया, अंत्योदय अन्न योजना AAY, अंत्योदय अन्न योजना आ गई। इसमें इसको जो है तीन पार्ट में इसको थ्री फेजेज में इसको इम्प्लीमेंट किया था कि एक फेज में इतनी इनकम से ऊपर के लोगों को मिलेगा, फिर अगले में और डिफाइन किया, थोड़ा और एक्सपेंड किया, फिर नेक्स्ट में और एक्सपेंड कर दिया। फिर 2013 में क्या एक स्टेटशरी ये लॉ बन गया, ये इससे पहले स्कीम थी, अब यहाँ लॉ बन गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो अब हमारे को ये स्टेटशरी राइट है कि हमको वो जो मंथली राशन है वो मिलना ही चाहिए डिस्काउंटेड रेट पे। तो वो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एनएफएस से आपने सुना होगा, वो 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द ग्लोबल पोजीशन ऑफ 187 कंट्रीज एज पर यूएनडीपी ह्यूमन राइट कमीशन ह्यूमन राइट रिपोर्ट 2011। तो उस टाइम पे हमारी रैंकिंग 134 थी, और अभी 2023 में एचडीआई में 132 है 191 कंट्रीज़ में से। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन की विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेजर ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये होता है नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन ईयर, एक साल में कितने इन्फेंट्स की जो है डेथ हुई है। फिर नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, तो मतलब कितने बच्चे जो ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे पैदा होते ही मतलब होते टाइम ही उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ जो जिंदा रहते हैं उस टाइम के पैदा टाइम होते टाइम जिंदा होते हैं तो उनकी ही काउंट किया जाता है। तो नंबर ऑफ लाइफ इन्फेंट डेथ ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में कितने बच्चों की जो है डेथ हुई और कितने बर्थ हुए हैं इन 2000, तो उससे हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकल आती है। तो अभी हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, द करंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर इंडिया इन 2024 इज़ 25.799, मतलब 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 26 बच्चे क्या है सालाना मर भी रहे हैं। तो लाइव बर्थ ए 3.08% डिक्लाइन फ्रॉम 23, तो अभी घट रहा है हमारा, बेटर हो रहा है हेल्थ केयर सिस्टम। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर इंडियन 2023 में कितना था 26 तो 27 के करीब लोग जो है बच्चे हैं उस टाइम पे डेथ हो रही थी, 1000 जो बर्थ हो रहे हैं साल के, तो उसमें, और ये उसमें भी 2022 से भी डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
व्हाट वाज द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन इंडिया। तो ये 3.6 था तब 2013 में, और अभी ये 3.5% है करंट ईयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये कोट दिया हुआ है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज ग्रीड, हु सेड दैट। तो ये किसने बोला है? महात्मा गांधी ने बोला है। वही महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा देखें तो महात्मा गांधी 9 जैन 1915 को कहाँ अफ्रीका से लौटे, तो उसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर महात्मा गांधी ने पूरा इंडिया का भ्रमण किया। फिर 17 में 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 18 में बरदौली सत्याग्रह, फिर 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह लॉन्च किया, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो वो विड्रॉ कर लिया उन्होंने। फिर 1920 में इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया। फिर इनको क्या है 2-3 आर्टिकल लिखने के लिए 1900 जो है 23-24 में क्या है इनको जो है 6 साल की जेल हो गई थी, 23 में जेल हो गई थी, लेकिन वो 1 साल के अंदर ही वो हेल्थ इश्यूज़ के कारण उनको रिलीज़ कर दिया गया था। फिर 1930 में इन्होंने फिर वो सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर ये राउंड टेबल इकलौते बंदे थे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इकलौते ये थे। और इन्होंने इरविन और गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था 1931 में, जिसमें जितने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको रिलीज़ किया गया, लेकिन एक शर्त नहीं मानी गई कि भाई जो प्रिजनर जो क्रिमिनल चार्जेस की वजह से है, जैसे कि अपने कौन थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, वो क्रिमिनल चार्जेस की वजह से उसमें थे, जेल में थे, तो उनकी जो जो डेथ पेनल्टी है वो उन्होंने रिवोक नहीं की। लेकिन जो बाकी प्रिजनर थे, जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, उनको छोड़ दिया गया था, तो वो चीज़ मान ली गई थी, लेकिन भगत सिंह की क्या है फांसी नहीं रुकी थी। फिर 1942 में अगस्त मूवमेंट जो है वो क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था गांधी जी ने। उसके बाद उनको मतलब पहले दिन ही उनको जेल हो गई थी उसमें, और फिर काफ़ी टाइम तक जेल में रहे थे। 1948 में उनकी क्या है जो है एसेसिनेशन हो गया था। तो ये महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा डिटेल हो गया था। इन्होंने यंग इंडिया और हरिजन ऐसे न्यूज़पेपर भी निकाले थे। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, वो गुजराती में इन्होंने लिखी थी। फिर देसाई करके नाम है इनके, जो एक चेले थे, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई है। फिर वही नेल्सन मंडेला, एक दो ऐसे लोग हैं जिनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, जो फॉरेनर है, तो उसमें से नेल्सन मंडेला एक है। फिर पंडित नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, और इन्होंने काफ़ी इलाहाबाद जो किसान मूवमेंट है उसमें पार्ट लिया था। 1931 में ये कांग्रेस के आईएनसी के प्रेसिडेंट थे कराची सेशन के, जहाँ क्या है जो कंप्लीट जो इंडिपेंडेंस के लिए 26 जनवरी 1931 को ये पास हुआ था कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे, और इसी के कारण हमारा जो जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होने के कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू किया गया, जबकि वो कंप्लीट हो गया था। कब हो गया था हमारा? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हो गया था। कुछ पार्ट्स जो है वो अप्लाई भी हो गए थे, लेकिन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन जो हम रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वो हम 26 जनवरी 1950 को बने। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर है 1911 को, इनको गीतांजलि नाम की इनकी जो काव्य था वो उसके लिए इनको क्या मिला था, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था, जो कि इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे जो है रिटर्न भी कर दिया था। तो ये हमारे जितने भी यहाँ नाम दिए हुए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने डिटेल में आपको बता दिया है। फिर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड विच ऑफ द 5 ईयर, तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम 1957 में क्या है एस्टेब्लिश हुआ था। और ये खादी एंड विलेज कमीशन एक्ट 1956 के अंडर बना है, तो ये स्टेटशरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्टेटशरी बॉडी है, बॉडी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर पार्लियामेंट एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एम्स का जो ये कमीशन है वो एम करता है to promote, facilitate, organize and assist in establishment and development of खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। तो ये हो गया हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में। तो आज का जो हमारा पार्ट है, पार्ट 3, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। 75 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए, एक पार्ट बचता है, फिर हमारा 2013 का पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।